दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर सही इवेंट को देख रहे हैं। हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और आप सभी लोगों को एक वो सेटिस्फेक्शन देते हैं जो तैयारी के दौरान आपको चाहिए होता है। अगर आप रेलवे एग्जाम को निकालना चाहते हो तो आप हमारे साथ आरएमबी बैच में जुड़ सकते हैं, जो 2025-26 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। आप सभी जो विद्यार्थी इस बैच के साथ में, कंप्यूटर का बैच भी फ्री मिलेगा आप लोगों को, तो आप फायदा उठाइए इस बैच की प्राइस का भी और इस पे चलने वाले ऑफर का भी। तो जाइए आज ही एप्लीकेशन पर। हमारे वीओडी बैचेस भी अवेलेबल हैं, जिसको वन गो में पढ़ना है तो वो हमारे वीओडी बैचेस भी ले सकता है। हमारे CBT2 वाले बैचेस भी उसको मिल जाएंगे। आप जो भी चीजें हैं वो आपको सब एप्लीकेशन पर दिख जाएंगी। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी की एक नई जर्नी शुरू करो। बदलाव होगा, परीक्षा होगी, सिलेक्शन होगा, सब में सहयोग केवल और केवल आप लोगों का लगेगा। बस आप मेहनत करते रहें, हम आपके लिए लड़ते रहें, काम करते रहें। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, और एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चुपचाप चुपचाप ही करनी है, जिससे कि आप अपनी सफलता की नई नींव रख सकें और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ में। ओके, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया मैंने, आप लोग जवाब देना, ठीक है। आइए, क्या आंसर आता है आपका, देखते हैं कौन बच्चा बना सकते हैं। और अब कोशिश करना स्पीड से काम कर पाए आप। देखो 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है सर। 9.5% की अगर ब्याज दर हो और 6 वर्ष की बात हो तो आपको पता है रेट इनटू टाइम 19 या 57%। 57% आपका ब्याज आ गया। अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूं तो 157%, और अमाउंट बराबर आ रहा है 942। तो 100% बराबर कितना निकल कर आ गया आपका, निकल कर आ गया 600 रुपया। यानी कि 600 रुपये आपका क्या हो गया, मूलधन। और यही निकालना है कि आपकी प्रारंभिक राशि क्या है, 600 रुपये है, मूलधन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, एक बार ट्राई करिएगा प्लीज, कोशिश करना, हो सकता है आपसे अच्छे से बन जाए। सर रीजनिंग का क्लास, हाँ रीजनिंग का भी फाउंडेशन मिल जाएगा और शाम को 6 बजे रीजनिंग का क्लास भी चलता है। 1 साल की वैलिडिटी है। एक कार किसी दूरी की पहली 1/3 को, पहला 1/3 समझते हो आप, पहला 1/3, अब ये समझ जाओ, पहला 1/3, अगला 1/3 और आखिरी 1/3। तो आप मुझे बताओ, किसी भी एक को 3 हिस्सों में बांट दिया, किसी भी एक दूरी को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा और 1/3 हिस्सा। अब तीनों को बराबर में बांटा है, यानी कि 1:1:1, तो दूरियां बराबर हैं। तो दूरियां बराबर हैं तो क्या वो लगा सकते हो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। और यहां एलसीएम ले लिया 60, यहां टाइम ले लिया 6, यहां ले लिया 3, यहां ले लिया 1। तो ये आपने देखा सर, ये स्पीड का रेशो है। ये आपने देखा सर, ये डिस्टेंस मैंने मान ली, एक तरफ की मानते हैं। और यहां आप ये देखिए कि जो टाइम आ रहा है वो टाइम सबका ये आ गया, और सबकी दूरियां बराबर हैं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल दूरी लोगे तो 60 गुणा 3, और कुल समय लोगे तो 6 और 3 9 और 1 10। तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड आ रही है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। रिलेटिव स्पीड आ रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ बेसिक, हाँ पूरा कवर हो जाएगा, आप पढ़ के देखो, है ना। लेकिन अभी इसे एडवांस में तभी उसमें लाइव चलेगा, लेकिन ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अंडर रूट ना निकले, पूरा वर्गमूल ना निकले, ऐसी कौन सी इनमें से संख्या है। अब जिसको पता है कि यार वर्गमूल इन इन संख्याओं का होता है तो वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो गलती हो जाएगी। आता है क्या, चलो आता है, अब बता दोगे क्या। 1024 होता है सर 32 का स्क्वायर, 2401 हो जाएगा सर जी 49 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर। तो ये किसी का नहीं होता, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि नहीं निकल पाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछूं कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है और उसका परिमेयकरण
गुणांक क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का एक हिस्सा है। रैशनलाइजिंग फैक्टर छिपा कर रखते हैं कई लोग, बताते नहीं है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका? तो आप लोगों का जवाब होने वाला है सर जी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2। यानी कि अगर आपका इस संख्या की बात अगर मैं करता हूं 2048, या ये कह सकते हैं √2 मत बोलिए, आप इसको अगर अंडर रूट ले रहे हैं इसका, ठीक है, अगर आप इसका वर्गमूल ले रहे हैं तो यहां हम ये कह सकते हैं 1024 इंटू 2। और अगर हम बात करें कि किस वजह से ये अपरी में हो रहा है, तो ये √2 की वजह से हो रहा है, 32√2। तो यहां √2 का ही गुणा कर दो, जिससे कि वह क्या हो जाए, परी में संख्या में बदल जाए। तो √2 आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। √2 क्या होगा? आपका एक रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। क्लियर है? चलिएगा, आइए अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आप आराम से प्रश्नों को पढ़ें, पहले प्रश्नों को पढ़ें और फिर कोशिश करें करने की। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं जो समझाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। फिर आप एक संख्या के वर्गमूल को 6 से विभाजित करके उसमें 13 जोड़ा जाता है। एक संख्या के वर्गमूल को 6 से विभाजित करके उसमें 13 जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो परिणाम आता है वह 19 आता है। उस प्रकार जो परिणाम आता है वह 19 आता है, यानी कि 6√x बराबर यानी कि 36, और x बराबर 36 का स्क्वायर हो गया 1296। यदि उसी संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो उसे 10% घटाया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? उसी संख्या में 4 जोड़ दिया और 1300 हो गया, और उसका 90% निकाल लो, 13 नम्मा 117। कैसा लग रहा है सर? एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी कब आएगी और आधा जब निकलेगी है? एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी आएगी, ये बता सकता हूं। तैयारी कर लो, तैयारी होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगी तो उस लिमिटेड टाइम में नहीं हो पाएगी आपसे तैयारी, ये कहना चाहता हूं बस। अगला प्रश्न ये लीजिए, आपके सामने है। डेट पता होती तो फिर बात ही अलग होती ना। कुछ 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल है, कोई भी हो सकता है, मेरे को ये नहीं पता कौन सा है, बट आई हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करूं क्या, 3 cot स्क्वायर थीटा, और इन अंदर भी 3 जाएगा तो इधर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। और अच्छी बात बताऊं क्या है? हाँ बताओ सर। 3 ये लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बराबर हम ये कह सकते हैं सर 4 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा चला गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। साइन थीटा बराबर कितना हो गया सर जी? √3/2। थीटा बराबर कितना हो गया सर जी? 60 डिग्री। बात तो सही है यार। अब थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। अब tan स्क्वायर थीटा के बाद क्या है, लिख लो भैया, और एक बार जयकारा लगा देना टाइपिस्ट का। tan स्क्वायर थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा है, और sec स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर और sin स्क्वायर। tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर और sin स्क्वायर, ये है। करके बता दो अब क्या आंसर आएगा। थैंक यू आकाश। अभी देखिए √3 का मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और साइन का हो जाएगा भैया अपना 4/3, और कॉस का है ना, कॉसेक का और साइन का 3/4। आफ्टर सॉल्विंग 16 और 9 25/12, तो 12 3 36 और प्लस 25 61/12।
सर हमारे यहाँ सीकर में बहुत ठंडी है, पढ़ते तो हाथ ठंडे हो जाते हैं। अगला करो चलो। ये क्वेश्चन बढ़िया है और सीखने को मिलेगा काफी, है ना। ट्राई करके दिखा दोगे क्या एक बार कैसे कर सकते हो? अच्छा है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट आना चाहिए। एक असमांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी में ई और एफ क्या हैं? दो आसन्न भुजाएं हैं। दो ई और एफ दो अनुप्रस्थ भुजाएं हैं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु। समझ गए अब आप? जैसे कि यहां मैंने मान लिया एक मेरी ए बी है और एक ए बी है और ये सी डी है। अब ये दोनों समांतर हो गई, बाकी असमांतर हैं। अब ए बी और सी डी का जो मिड पॉइंट है वो इस तरह से है, ये रहा ए बी और सी डी का मिड पॉइंट, है ना। मतलब ए बी और सी डी को जो मिला रही है ना, ई और एफ दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, ये ई और एफ हो गया। तो ई और एफ क्या होता है? ई और एफ पता है क्या होता है? ये ए बी और सी डी का बटे दो होता है, ए बी प्लस सी डी का बटे दो। नोट कर लो इसको, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ ठीक है, कितनी क्लियर है? हाँ, घनश्याम जाकर देख लीजिए आप, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे और बनता है, आप लोगों को रियलाइज करवाता हूं। वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि यहां पर एक आपका समलम चतुर्भुज बना, ठीक है। यहां पर एक समलम चतुर्भुज बना और इसके डायगोनल्स हमने लिए हैं, और इन डायगोनलों को इंटरसेक्ट करने के बाद इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बनी है। इसको मैंने ई और एफ बोला है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये ए बी है और ये सी डी है, या नीचे वाले को ए बी मान लो, तो बड़े वाला ए बी हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये वाली लाइन जो हो जाती है वो ए बी माइनस का सी डी बटे दो हो जाती है। ये क्या है? ये वाली ई एफ डायगोनलों के इंटरसेक्शन के बाद में जो उनके मिड पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन होती है वो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ट्रेपेजियम नहीं लिखा हुआ है। एक असमांतर भुज ही ट्रेपेजियम होता है। हाँ, ट्रेपेजियम ही एक ऐसी आकृति होती है जिनमें दो असमांतर रेखाएं होती हैं। इसके अलावा आप मुझे कोई भी एक ऐसी आकृति बता दीजिए चार भुजाओं की जिसमें दो असमांतर भुजाएं हों। बोलिए बोलिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या है यदि चौथा पद 11 और सातवां पद -4 है? समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योगफल क्या है? समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योगफल क्या होगा यदि चौथा पद आपका 11 है? भाई साहब, चौथा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। और सातवां पद a प्लस 6d बराबर -4। इसमें से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3d बराबर -15 और d बराबर -5। तो a बराबर कितना हो जाएगा? -15 और 11, तो a बराबर हो गया 26। क्या बात है सर। तो पहले 11 पदों का योगफल क्या होगा? S11 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 11 पदों का योगफल निकालना है, 11/2 2a यानी कि 26 दूनी 52, 11 और 1 10 और d की वैल्यू -5। आंसर मेरा 11 निकल कर आ चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सही जवाब दिया हो। अगर जिनको फॉर्मूला नहीं पता वो लगाना सीखे, मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और n पदों का योगफल भी लिखा हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आराम से करना। 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। यानी कि एक ऐसा वृत्ताकार पार्क है, इस तरह का एक पार्क है, ठीक है। अब इस तरह के एक पार्क में अगर हम बात करना चाहें तो मैंने इसको सॉलिड फिल कर देना है, ठीक है। और इसको मैंने फिल कर दिया है इस पार्क को इस तरह से, ठीक है। एक वृत्ताकार पार्क हो गया। अब इस वृत्ताकार पार्क की जो परिधि है वो 176 मीटर परिधि है।
176 मीटर परिधि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस को बताएगी। सर ये रेडियस कितनी है? अगर 176 मीटर की इस वृत्ताकार पार की परिधि है ना, मतलब ये 176 वृत्ताकार पार के चारों ओर रास्ता भी बना रहा हूं, अभी रुक जाओ। तो हमने ये कहा कि सर जी एक रास्ता और बना दो फटाफट से, तो हमने इसके पास में एक रास्ता बना दिया ये, और रास्ता कितने का था? 7 का। और रास्ते को भी मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया इस कलर से। ओह ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। तो रास्ते को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से फिल कर दिया, ठीक है। अब आपको रास्ता दिख रहा होगा, और इस रास्ते की भी जो चौड़ाई है वो कितनी है? उस रास्ते की जो चौड़ाई है वह है 7 मीटर। 7 मीटर। अब 7 मीटर हर तरफ से चौड़ा है, तो यहां से यहां तक की रेडियस निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? 176 मीटर परिधि है, तो 2 पाई आर बराबर अगर 176 होता है, मैं जानता हूं और मेरे साथ के सभी छात्र भी जानते होंगे, जो कि 2 पाई आर निकालने से बन जाएगी। डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप, लेकिन फिर भी चलो कर देते हैं हम लोग। 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 छिंग 66, और ये हो गया 2 बार, और 4 से काटा 4 बार, तो आर बराबर हो गई 28। यानी कि एक वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है? 28 निकल कर आ रही है, 28। लेकिन अब आपको पता होगा कि आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको क्या मैं कह सकता हूं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का। ये पूरा रास्ता है, और इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एक तरीके से ये वलय बन गई है, एक तरीके से आपके सामने ये जो दिख रही है ये आपको रिंग दिख रही होगी, रिंग पूरा एक चक्का दिख रहा है पूरा। कभी भी रिंग का क्षेत्रफल निकालते हो तो ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस पूरी रेडियस में से जो कैपिटल रेडियस होगी वो रेडियस हो जाएगी 35, और जो छोटी रेडियस होगी वो हो जाएगी 28। तो पाई की वैल्यू 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो ए प्लस का बी, जो कि कितना निकल कर आ जाएगा? 63, और ए माइनस का बी, जो कि कितना निकल कर आ जाएगा? 7। 7 से 7 चला गया, 22 तिया 66, 22 इंटू 6 132, और 6 138, तो 1386 आपका आंसर हो गया। 1386 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब मैं और आप में से कई छात्र इसको चार्ट के माध्यम से भी सीखने की विचार करेंगे कि सर एक बार चार्ट के माध्यम से भी सिखा दोगे तो भैया भला हो जाएगा, राम भला करेगा आपका। तो मैं वही चाहता हूं कि थोड़े से राम जी भी हमारा भला करें, और राम जी हमारा भला करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम बताते हैं अभी आपको। ठीक है, हमने क्या किया, इस गार्डन को बनाया, ठीक, इस गार्डन को बना दिया। अब इस गार्डन के चारों ओर हमने एक पथ बनाया, ठीक है। इस गार्डन के चारों ओर मैंने एक पथ बनाया, और इस पथ में मैंने भर दिया ये कलर। अब मैं ये समझता हूं कि ये वाली जो रेडियस है ये हमारी पास निकल जाए, छोटा आर है, और ये वाली जो रेडियस होगी ये हमारा क्या होगी, ये बड़ा आर होगी हमेशा, कैपिटल आर इसको हम बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम? कैपिटल आर। और हमारी ये जो आकृति कहलाती है ये क्या कहलाती है? पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। एक ये रिंग कहलाती है, एक ये वलय कहलाती है ना, अंगूठी वलय या इस तरह का। अभी मैं जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा मंडे से तो आपको ये पूरा और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके साथ में जो चलने वाली है चार्ट। चार्ट कैसे याद रखें सर? चार्ट को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है कि जब रेडियस 7 होती है आपका तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर होता है 154। सर आपने निकाला कैसे? नहीं, आप लिखो तो सही। ले होता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और यहां पर एरिया ये हो गया, और यहां से जो सरकमफेरेंस होगा वो 44 होगा, यानी कि आपकी जो परिधि होती है वो 44 होती है। तो नॉर्मल सा एक लॉजिक की बात मैं करने बैठ रहा हूं, अब चार्ट समझा रहा हूं आपको, और उससे कैसे आंसर दोगे 5 सेकंड में। तो रेडियस अगर 14 है तो एरिया 616 और परिधि 88। रेडियस अगर आपकी 21 है तो आपका जो एरिया होगा 1386 और परिधि होगी 132। रेडियस अगर आपकी 28 है तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्या नाम है? 2464, है ना, 2464। और परिधि आपकी कितनी हो जाएगी भैया? 176। ठीक है,
रेडियस अगर आपकी 35 है तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 3850, तो आपकी जो परिधि होती है वो 220। अब मेरी बात को गौर से सुनोगे? हाँ सुनेंगे। यहां बोला गया है कि जो ये बाहर का पाथ है, इसकी जो सॉरी ये अंदर का जो है, इसकी परिधि कितनी थी? 176 थी ना। 176 सेंटीमीटर परिधि है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो 28 होती है। बिल्कुल ठीक बात। और ये जो बाहर की रेडियस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 28। 7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 35। बिल्कुल ठीक बात। तो आपसे क्या पूछा गया है कि 35 का स्क्वायर कितना है? 35 से एरिया आता है इतना, 28 से एरिया आता है इतना, तो इन दोनों का जो अंतर होगा 1386। तो दोनों तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हो। तो 1386 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगी, अगर है तो बता देना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए, करके बता देंगे आप। सर कल क्लास मत लीजिएगा, मेरे गर्लफ्रेंड की शादी है तो कल क्लास नहीं कर पाऊंगा आपकी। तो फिर मेरे को थोड़ी बुला रहे हो भाई शादी में तुम, हैं भाई? चलिए, हमें बुलाओ तो हम छुट्टी भी करें, हमें तो क्लास लेनी पड़ेगी ना, हमारी गर्लफ्रेंड की शादी थोड़ी है। ऊपर दिखाए गए वृत्त में एक जीवा दी हुई है, जैसे ए बी आपकी एक जीवा है और उसको आगे तक बढ़ाया गया डी तक, और डी पर मिल गई। तो जो ई है, ये ई एक स्पर्श बिंदु है, तो ई आपका हो गया सर 6, ठीक है। और ए बी कितना है? ए बी आपका 5, तो बी डी निकालना है। तो ये एक स्पर्श रेखा वाला बिंदु बन गया कि जहां स्पर्श रेखा का स्क्वायर डी से बी तक और डी से ए तक ऐसे चलता है कि पहले डी से बी तक जाओगे आप और फिर डी से ए तक जाओगे, यानी कि शुरुआत डी से ही होगी आपकी। तो यहां देखेंगे 6 का स्क्वायर 36, बी डी कितना है? x है, और डी ए कितना है? 5 + x है। 4 रख दूं यहां, क्योंकि जैसे ही 4 रखोगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 रखते ही, तो बी डी आपका 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट करो। एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो 1800 रुपए था। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद उसी शर्ट को 1200 में खरीद लिया। तो पहली छूट 12% है, तो दूसरी छूट कितनी है? तो मेरी बात सुनो, पहली छूट 12% है, यानी कि 100 से 88 में बेचा, ये पहली छूट है। तो दूसरी छूट को मैंने x से y मान लिया, हाँ, यानी कि 1800 रुपए अगर अंकित मूल्य है तो आपने वो चीज आफ्टर डबल डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट के बाद इतने में खरीदी है। ठीक है भैया, चलिए 2 जीरो से आपने काट दिया 2 जीरो, 4 से काट दिया आपने कितनी बार? 4 से काट दिया आपने इसको, क्या कहते हैं, 8 से काट लो यार, 8 से काट लिया आपने इसको 11 बार, और 8 से काट लिया मैंने इसको 150 बार। मैंने क्या किया इसके साथ में? 6 से काटा मैंने इसको, 6 से काटा मैंने इसको 3 बार, और 6 से काटा मैंने इसको 25 बार। और जो ये 11 है ना, ये वाला 11, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे कि x और y का सही अनुपात मेरे नेत्र नयन लोचन चक्षु के सामने आ जाएगा। और यहां से जो दूसरा डिस्काउंट है वो 8 का डिस्काउंट है, वह किसके रेस्पेक्ट में है? 33 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100, क्योंकि 33 के रेस्पेक्ट में तो होगा डिस्काउंट, सही है। तो यहां हम जब इसको 800/33 को सॉल्व करेंगे तो मेरा मानना यह है कि हम 33 का पहाड़ा बोलें, तो 33 दूनी 66, बचे 14, 140। अब 33 के टेबल में कब आएगा? 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार चला जाएगा, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13। तो यहां मैं देख रहा हूं कि 24 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन सही है, सी। तो आप में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम? मजा आ रहा है नहीं करने में? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा, आप करिए। और जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो ले लेना है ना, ऑफर चालू हो चुका है, ठीक है। चलिए, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का जो योग है वो 15 है, उन दोनों अंकों के बीच का अंतर 3 है। कोई भी द्विअंकीय संख्या होगी ऐसे ना लिखी जाएगी, ये दोनों अंक हैं उसके। संख्या वास्तव में लिखी जाती है तो ऐसे लिखी जाती है 10x + y, क्योंकि यहां y इकाई का अंक होता है और x दहाई के अंक को फॉलो करता है। इसी प्रकार यहां तो मतलब भी नहीं है, यहां दोनों के अंकों का योग 15 है और दोनों के अंकों का अंतर 3 है। तो आप ये जानते हैं कि अगर बड़ा अंक निकालेंगे तो 15 और 3 18/2, यहां आ गया 9, और अगर छोटा अंक निकालेंगे 15 में से 3 गया तो 12/2, यहां आ गया 6।
तो आपके जो संख्या हो गई वो 9 और 6 हो गई। अब उनके अंकों का जो गुणनफल होगा 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जायदाद है इसके पास, तो यहां ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा निकल के आएगा। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाकर देखो, फिर मैं आपको एक बढ़िया चीज समझाता हूं। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, अब समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी और जायदाद के बारे में थोड़ा सा एक जानते हैं हम लोग, है ना, कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज की कुछ खास बातें इस तरह से होती है मेरे प्यारे भाइयों, कि ये एक इस तरह का त्रिभुज है। हाँ, अब इस त्रिभुज के अंदर एक लाइन आपको बनानी पड़ती है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर इस तरह का बनाए हैं भाई जिससे कि मामला आपको सेट होता दिखे। हमेशा याद रखना कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात आप करेंगे तो उसकी जो दो भुजाएं होंगी वो बराबर होती हैं, तभी तो बेचारा वो समद्विबाहु बनेगा। और ये दोनों भुजाएं अगर हम बता रहे हैं कि बराबर हैं और उसकी आधार आपका दे रखा है 10, उसका आधार आपका दे रखा है 10, तो एक बात जिंदगी में नोटिस कर लेना, हालांकि यहां काम आए ना आए बात अलग है। हाँ, जो कि ये जो लंब होता है ना, ये लंब पहली बात तो इस आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये सबसे अच्छी बात है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में ही है, लेकिन किसी समद्विबाहु त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में जब भी आप परपेंडिकुलर डालोगे दो भागों में बांटेगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है तो नहीं बांटेगा। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो सर ठीक है, क्लियर हो गया हमारा। तो यहां इसके बाद में देखो ये बोला गया है 10, तो ये हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 10 को दो भागों में बांट दिया। और जो ऊंचाई है आपकी, माफी चाहते हैं हम, हाँ सही है, ऊंचाई 12 है तो ऊंचाई 12 हो गई। तो अब कॉमन सेंस क्या है हमारा कि सर जी अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो ट्रिपलेट बनते वक्त एक बात हमेशा याद रखो, पाइथागोरस। तो 5 12 और ये 13, तो 13 आपका क्या हो गया, आपकी वो बराबर वाली भुजा होगी जो निकालने को बोल रहा है। नहीं पता होती तो वो पाइथागोरस लगा के निकालते, लेकिन निकालते जरूर, है ना, ये वाली बात है। ठीक है, 5 12 13, ट्रिपलेट नहीं होता तो पाइथागोरस लगाते। पाइथागोरस कैसे लगाते भैया, लंब आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169 का अंडर रूट हो गया 13। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हमने, एक बार देख के बताना कि क्या आंसर आता है आपका। ये समानुपात क्या होता है भाई, 5 का 15 x का 90, 5 का 15 x का 90, 15 छिग्गी 90, x बराबर 6 पंजे 30, 162 का y और y का 128, y स्क्वायर बराबर 162 इंटू 128, y बराबर 81 का 9 और 256 का 16, तो 8x 240 बराबर 9 इंटू 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 ढाई के 30 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 अनुपात 3, 5 3। नेक्स्ट, 10,500 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 13,650 हो जाती है। अब समान राशि समान दर से समान दर पर वर्ष में कितनी हो जाएगी अगर अर्धवार्षिक करनी हो गणना। ठीक है, करते हैं भैया, इस क्वेश्चन को भी इसके नस नस से वाकिफ करवाते हैं और इसको पहुंचाते हैं इसके चरम तक। हालांकि ये साधारण ब्याज है तो रेट निकालना बेहद आसान सा लगता है, चलो रेट निकालना सिखाता हूं। सो सर 10,500 रुपए की राशि है और 13,650 हो जाती है। चाहो तो ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है और 2 साल में हो रही है। तो वैसे भी कर सकते हो देखा जाए तो, बाकी देख लो 1350 रुपये, प्रिंसिपल 10,500 इंटू रेट और 2 साल में 3 बार गया 30, तो रेट निकल कर आ गई 15%। अभी तो केवल रेट निकल कर आई है,
देखो समय भी वही है, समान राशि है यानी कि 10,500 है, समान दर है यानी कि 15% है। अब पर कितने वर्ष में? 1 साल में, या 1 साल आएगा। 1 वर्ष में हाफ ईयरली है, तो रेट को आधा कर दो, तो रेट हो गई सर 3/40। ऐसे कैसे? क्योंकि ये 3/20 होती है तो उसका आधा करना पड़ेगा, और 1 साल को हो गया 2 साल। ओके सर, समझे बात? समझ गए तो कर लो सॉल्व। 10,500 का 3/40, मेहनत तो है, करनी भी पड़ेगी सर। 315,000/40, ये काफ़ी आ चुका है वैसे क्वेश्चन, मतलब काफ़ी बार ऐसा कर चुके हैं हम। हाँ, और ठीक है, अब मैंने ये देखा सर 3,150/4 और फिर से 3/40। अब जानते हैं मल्टीप्लाई 2 होगा और यहाँ मल्टीप्लाई 1 होगा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आया, 2 से काट दिया 2 बार, तो इससे निकल कर कितना निकल कर आया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये हो गया सर 1575, तो यहाँ आ गया। इसको भी देख लेते हैं अब। 0 से काटा 0, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 945/16, तो 16 पंजे 80, और 16 पंजे 80 बचे 14, 16 नम्मा 144, 59 के आसपास। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 1575 और 60, ठीक है 60 ले लूँ, 5 9 और 6 7 और 6 13, 1635। अब इसमें जोड़ना है इसको 10,500 में, 10,500 में जोड़ना एक बार, तो ये हो गया सर 5, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 121.35, 121.34। ये आंसर आ रहा है क्या, देखना ए। ठीक है भाई, अगर आ गया है तो ठीक है भाई, स्वाभाविक तौर पर जीत तो हो ही गई है, और क्या। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना जरा कैसे करेंगे। x की वैल्यू निकालना मेरे दोस्तों। देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, देखो 7x दिया हुआ है और माइनस का 3/2 करेंगे तो ये हो गया कितना, 6x, और माइनस माइनस प्लस का 27 बराबर 65। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल कर आ गया, 65 में से आपके 27 चले गए ना भैया, गड़बड़ कर दिया आपने। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 6x आ गया, और हाँ 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 27/2। दोबारा देखना एक बार, यहाँ पर हम कह सकते हैं 7x माइनस 4 तिया 12x, यानी कि ये हो गया 6x, 9 तिया 27/2। भाई गड़बड़ है क्या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा सही आ गया, हाँ। -7 क्यों आ रहा है तुम्हारा भाई, अभी क्या मिस्टेक कर दी है मैंने या आपने, दोनों ने, किसी ने तो की है, आपने या मैंने। और मैं अचंबा हो रहा हूं, मैं अचंभित हूं। आंसर आ गया आपका, बताओ यार, मेरे को बड़ा शौक हो रहा है। आप आंसर भी आ गया आप लोगों का, है ना। सर जी ये रेलवे आरपीएफ का लेटर वायरल हो रहा है, वो सही है क्या? भाई देखो बात ये है कि कुछ जब तक कि कोई पुख्ता इंतजाम ना हो जाए तब तक वीडियो नहीं बना सकते, लोग बना लेते हैं, आप जानते हैं। हाँ क्या हुआ, 103/2 क्यों आया? हाँ आंसर गलत आ रहा है ना, तो आप लोगों ने जिन्होंने -7 लिया है वो गलत है, ठीक है, और जिन्होंने अभी सही आंसर दिया है वो ठीक है ना। गलती ना करना मेरे भाई। 65 माइनस का 27/2, तो आंसर कितना होगा, 103/2। आप -7 दे रहे हो बेमतलब यार, तुक्के मारने की हद होती है। आप सारी पार कर चुके हो, अगला करो चलो। अब मैंने आपको पहले बताया था ना एक चीज, ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल होता है, उस रूल को आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्या रूल है? ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी होती है एक, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। उसमें क्या होता है कि अगर साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है क्या होगा, तो कब होगा, जब a प्लस बी आपका 90 डिग्री हो। इसी प्रकार आपका जो tan a है अगर वो बराबर हो रहा है आपके cot b के, तो संभवतः तभी होगा जब a प्लस बी आपका 90 डिग्री हो।
अगर आपका सेक ए आपका बराबर हो रहा है कॉसेक बी के, तो संभवतः तभी होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, उनके ऊपर भी विचार करेंगे। तो यहां पर यही तो हो रहा है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो ए प्लस बी 90 डिग्री है। 4x माइनस का 50 प्लस 50 माइनस का x बराबर 90 डिग्री। 50 से 50 गया, x बराबर 30 आ गया। क्लियर? तो काफी चीजें पता होंगी तो इजीली कर पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, थोड़ा सा करके देखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से किस बाद में आपको सीखने को मिलेगा परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट। देखिए कि a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस √3, और b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का √3। अब इसको परिमेयकरण करोगे क्या? मैं कहता हूं रहने दो। क्यों? क्योंकि 1/a करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, और 1/b करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। तो यार 4 आंसर आ गया, इसको सॉल्व भी क्या कर रहे हो, है क्या नहीं? चलिए आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सूरज है ना 60 डिग्री कोण पर होता है, तो परछाई 30 मीटर की है। अब जब सूरज 30 डिग्री पर होगा तो परछाई कितनी होगी, बताना। तो टावर की एक लंबाई तो बराबर रहने वाली है, तो सूरज अगर 60 डिग्री पर है तो टावर की जो परछाई है वो 30 मीटर की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने अगर ये 30 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 30√3, यानी कि टावर तो यही है। तो टावर की लेंथ अगर आपको पता चल ही चुकी है 30√3 है, और आज जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो आपकी जो ये परछाई है वो कितनी होगी? तो सर ये अगर a है तो a√3, यानी कि इसका भी √3, यानी कि 90 मीटर परछाई हो जाएगी 90 मीटर की। हाँ गलती मत कर देना आप, अब गलती पकड़ में आ गई देखो कई सारे बच्चों की। अब यूं ही तो मजा आता है ना क्वेश्चन करवाने में, कि आप गलती करें और हम आपको पकड़ लें और आपके आंसर को सही करवाएं और समझाएं आपको कि यार ये गलती आप छोटी सी कर रहे हो बस। ठीक है भाई, पहले तो टावर की हाइट निकाली, वो जरूरी थी इससे, तो जल्दबाजी में आंसर मत दे दो यार। फिर टावर की हाइट फिक्स हो गई तो 30 डिग्री कौन है, तो 60 डिग्री से परछाई कितनी बनेगी ये देखनी है, 90 आंसर आएगा। अब 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को, देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये हम कर भी रहे हैं, शायद हमने पहले भी उसमें किया था, शायद ये एनटीपीसी में आया था शायद, सॉरी एएलपी के पेपर या आरपीएफ के पेपर में आया था। 6 सेंटीमीटर की भुजा है भैया। अब मैंने कल शायद समझाया था, हाँ वो उसमें था, ए के संदर्भ में था शायद वो, हाँ कल ही हुआ था वो, ए के संदर्भ में था, और आज इसका संदर्भ थोड़ा अलग है। तो थोड़ा चलो समझते हैं, चलो समझाओ। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि हमने यहां पर यह एक डायग्राम लिया, इसमें हमने क्या किया, एक हेक्सागन क्रिएट किया। ये एक हेक्सागन हो गया, है ना। 6 है तो समझ गए ना आप, कल भी मैंने सिखाया था a/3 हो जाता है, a/3 हो जाता है, a/3 हो जाता है। तो वो अब मैंने अब इसको एक क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने अब। तो अब हेक्सागन क्या होता है कि इसका एरिया निकालना है, तो ये एरिया जो निकलेगा ना, ये जो एरिया होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा पता लग गई, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया a²/4, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा 6√3। नेक्स्ट,
ओहो ग्रेट। ये डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड करिए। देखिए यहां पर हम ये देख सकते हैं कि भैया देखो 16 आ गया प्लस, अब यहां हम देख सकते हैं 0.2 है और डिवाइडेड बाय 0.004 है प्लस पहले ऑफ सॉल्व होगा 10.4। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं क्या कि डिवाइड में क्या आ रहा है 1.4 प्लस 12 सत्ते 84 यानी कि 1.2। क्या बात है। ओके अब सॉल्व करके देखते हैं। 16 प्लस सब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 200/4 हो जाएगा 50 प्लस ये हो गया सर 2.8 28 2.6 और 26 2 से पॉइंट गया और 26 चौके 154 और 16 ये हो गया 70। कैसा लगा, मजा आ गया? ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कैसा लग रहा है भाई, पेपर करके कैसा फील हो रहा है आप बता सकते हैं। अब ये आपकी प्यारी सी DI है जहां पर आपको डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा जिनको दिख रहा है मुझे बता दें, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है तो बता दें, नहीं दिख रहा है तो अब मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा, ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप पेपर में जब आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना तो आपको काफी मदद मिलेगी मेरे इस फंडे से, क्योंकि पेपर में तो ये क्वेश्चन आने ही है आपके, ये कंफर्म है पेपर में ये आने ही है। तो जब भी आप DI बनाते हैं तो बार बार DI की तरफ ना देखना पड़े इसलिए। तो नंबर ऑफ बुक परचेज्ड, ये 2013 में इतनी किताबें परचेज हुई हैं, ये ऐसा बताया गया है। तो मेरा ये मानना है कि आप फटाफट से अपनी कॉपी में एक शॉर्टकट टेबल बना लें। शॉर्टकट टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे, आप लिख लें अपना, जैसे कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेबल ऐसे बनाएं हमेशा। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना कि आप अपने ईयर को यहां लिख लें 2013 और शॉर्टकट में लिखें 14 15 16 17 और 18। जल्दी लिखें फटाफट, और एक लिख लें P और एक लिख लें Q। ठीक है, अब P का डेटा लिख लें पहले तो सब जगह 640 160 380, ये P का डेटा है केवल 600 760 और 540। और फटाफट से Q का डेटा लिख लें 210 360 और तेजी से भी लिख सकते हैं आपके सहूलियत के अकॉर्डिंग 630 290 और 750। सबसे पहले ये डेटा आप अपनी रफ कॉपी में लिख लेंगे जो आपको मिलती है। ठीक है, आप सबसे पहले ये डेटा क्या लिखेंगे, आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। हाँ, तो इससे क्या होता है कि पेपर में आपको बार बार DI में नहीं झांकना होगा, लेकिन बेटा डेटा है ना ढंग से लिख लेना, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती आपसे होती है तो वो गलती भारी पड़ सकती है आप लोगों को। तो डेटा थोड़ा सा ढंग से लिख लेना। आप मेरी बात समझ रहे हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? चलिए अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पर। आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं डेटा, हाँ आपने लिख लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2013 से 16 तक लाइब्रेरी क्यू के लिए खरीदी गई पुस्तकों की संख्या में वृद्धि। तो सबसे पहले 13 में देखा मैंने 210 है, 13 में मैं देख रहा हूं कि 210 है, आपने लिख लिया होगा इसलिए ना भी दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 में 210 है और 16 में कितनी है 630। 630 क्यू की बात कर रहा हूं, तो कितने की वृद्धि हो गई 21 या 63 420 की 200% की वृद्धि हो गई। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 200%। तो खेल हो गया, खेल हो गया भाई, 200% आ गया। 210 से सीधा 630। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 14 15 17 18 के दौरान P के लिए खरीदी गई पुस्तकों का औसत। तो आपने जो यहां डेटा लिखा ना उससे बहुत मदद मिलेगी आपको। तो आपने बोला क्या, आपने लिखा होगा डेटा कि सर जी 14 15 17 18 14 15 17 18 14 15 17 और 18 इनको जब ऐड करोगे 160 और 540 हो गया 600 700 700 और 700 1460 और 1460 और 3 1460 और 300 380 है ना, 1460 और 380 1400 300 1700 1700 और 1840 1840। अब 1840 और 1840/4 4 साल हैं तो 4 चौके 16 बचे 2 4 6 24 460 आंसर आ गया।
ये आपकी अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड ऐसी बनती है डीआई में, अगर करना है ना तो स्पीड से काम करने के लिए डेटा लिख लिया करो, बार बार डीआई देखने की नहीं, वरना कंफ्यूज होते रहोगे बार बार। अब देखो 2013 में पी और क्यू के लिए खरीदी गई पुस्तक, तो 2013 में पी और क्यू के लिए खरीदी गई पुस्तक कितनी आ रही है? 650, ओ सॉरी 850, ठीक है, पी और क्यू के लिए 2013 में। और 17 में समान पुस्तकालयों से खरीदी गई पुस्तक, तो 17 में ये हो रहा है सर जी 0.5, ये हो गया 1050 या 1150, 1050। तो 17, 5 से काटा 17 बार और 5 से काटा 21 बार, 17 21, मतलब उड़ा दे रहे हो ना आप, उड़ा दे रहे हो तो अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं मैं तो। 2018 में लाइब्रेरी पी और क्यू द्वारा खरीदी गई पुस्तकों की कुल संख्या में से 20% ग्राफिक उपन्यास हैं पी और क्यू द्वारा। 2018 में पी और क्यू द्वारा कितने हो गए सर जी? 1290, उसमें से 20% ऐसे हैं, तो ग्राफिक उपन्यासों की संख्या 1/5 कर दो बस, तो 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25, 5 40, 258। खेल हो रहा है ना भाई, डेटा लिखने से कितना फास्ट हो गया देखो। 2013 में लाइब्रेरी क्यू में खरीदी गई पुस्तकों की संख्या, 2013 में लाइब्रेरी क्यू में 210, 2016 में पी 600, तो 210 600 का कितना परसेंट है? तो 6 या 18 और बचे कितने? 3, 6 पंजे 30, 35%। तो ये डीआई हो गई आसानी से। लाइक शेयर आपने कर दिया होगा। आरएमबी बैच से आप कोई भी रेलवे एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हो, जिसमें एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ टेक्नीशियन सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। एक बैच सारे एग्जाम कवर। टेंशन फ्री होकर आरएमबी बैच ज्वाइन करो और अच्छी तैयारी, सॉलिड तैयारी करो हमारे साथ में। आपको एप्लीकेशन पर सारे बैचेस पर जो भी ऑफर चल रहा है वो मिल जाएगा। फायदा उठाइए जाकर एप्लीकेशन पर आज ही। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जुड़िए और सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। बिल्कुल भी डाउट मत करिए खुद के ऊपर और ना ही हमारे ऊपर। जी हाँ, क्वालिटी एजुकेशन आपको अपने आप ही और नजर आता होगा कि यार ये एक्सपीरियंस्ड है, रेलवे के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। ऐसी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे केवल टाइम पास वाली। हमारे यहाँ टाइम पास नहीं चलता है, हमारे यहाँ मेहनत चलती है, उसी के साथ ही सिलेक्शन होता है। ओके, तो एक भी देरी मत करो, पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, लाइक शेयर इवेंट को कर देना। कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। जय हिंद, जय भारत।